हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अकाल दर्शन कविता के विषय में। यहाँ जो अकाल दर्शन कविता है यह धूमिल जी की कविता है और इस कविता में तात्कालीन समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को अच्छे से समझाया गया है। आप देखेंगे, आपने अगर धूमिल जी की अन्य कविताओं को पढ़ा है जो कि यूजीसी सिलेबस में लगी हुई है, नक्सलवाड़ी कविता, यहाँ जो अकाल दर्शन कविता है, मोचीराम कविता, रोटी संसद कविता, इन सभी कविताओं में एक चीज समान रूप से आपको देखने को मिलेगा कि समाज की तात्कालीन परिस्थितियों को उन्होंने कितने अच्छे तरीके से रखा है, सामने रखा है। तो इन्हीं चीजों को वो समाज को जागरूक करने के दृष्टिकोण से इन्होंने सारे तथ्यों को समाज के सामने रखा है। वह हमेशा भूखे और पीड़ित लोगों के साथ खड़े रहते थे। देखिए, अकाल दर्शन कविता धूमिल जी का है। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया 1972 में। कब संग्रहित किया गया? 1972 में। अब आगे देखिए, आज भी भय और भूख को ललकारते हैं धूमिल। भय किनको भय है? जो दबे कुचले लोग हैं, जो ठगे हुए लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उन्हें समाज में एक भय होने लगता है बड़े लोगों से, ऊंचे तबके के लोगों से। तो उन्हें कहा जा रहा है कि भय और भूख को ललकारा। भूख, वही दबे कुचले लोग भूख से पीड़ित है, ठीक। तो भूख को ललकारते हैं कौन? धूमिल। अर्थात इन्हीं लोगों का हाथ पकड़ के इन्हें इनकलाब करना या क्रांति के रास्ते पे आगे बढ़ाना या उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना, यहाँ सब कार्य कौन कर रहा है समाज में? धूमिल कर रहे हैं अपने कविताओं के माध्यम से। जब तक हमारे मुल्क में दुनिया में मुल्फिसी की लड़ाई है, तब तक कभी ना विस्मृति होने वाली कालजयी कवि धूमिल की कविताओं को पढ़ते हुए लगता है मानो वहां हाथ पकड़कर कह रहे हो, लो यहाँ रहा तुम्हारा चेहरा, यहाँ जुलूस के पीछे गिर पड़ा था। तो इसके माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है कि जो धूमिल जी है वो लोगों को हाथ पकड़ के क्या करना सिखा रहे? लड़ना सिखा रहे, अपने हक की लड़ाई लड़ना सिखा रहा है, अपने अधिकार को पाना सिखा रहे हैं, ठीक है। वे कविता के शाश्वत मूल्यों की तलाश करते। वे कविता सिर्फ इसलिए नहीं लिखते धूमिल जी ताकि उनकी वाहवाही हो समाज में, या उनकी काव्य कृति को देखकर, उनकी युक्ति, मुहावरों, अलंकारों को देखकर उनकी जो रचना है उनको देखकर सब वाह वाह करे, या वो कोई कृति यश पाना नहीं चाहते थे समाज में। वह बस चाहते थे कि जो कविता है उसका शाश्वत कोई मूल्य हो, उसका एक लक्ष्य हो, और उसका एक जो लक्ष्य है वह क्या हो? समाज के कल्याण के लिए हो। तो वे कविता के शाश्वत मूल्यों की तलाश करते हैं। वे भाषा, मुहावरों और उक्तियों की सीमाओं से टकराते नजर आते हैं ताकि कुछ नया दे सके, ठीक। वह क्या चाहते हैं? समाज को कुछ नया देना चाहते हैं, कुछ नया सिखाना चाहते हैं। वो बस अपनी वाहवाही नहीं चाहते, वो समाज का कल्याण चाहते, उत्थान चाहते हैं। इस दृष्टि में भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने दौर की कविता की भीड़ से निकलकर जन क्रांतिक बने, ठीक। वो उस भीड़ के हिस्सा ही नहीं बने थे। किस भीड़ के? जो कविता वर्ग में है या काव्य वर्ग में है, रचना वर्ग की जो एक दौड़ होती है प्रत्येक काल में होता है कि हाँ, हमें इसका हिस्सा बनना है और हमें अपनी ऐसी कृति रचनी है ताकि समाज में हमारी वाहवाही हो, हमारा नाम याद रखा जाए। लेकिन वो इस कृति का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वह क्या चाहते थे? जनतांत्रिक बनना चाहते थे, लोगों का कल्याण करना चाहते थे। इस प्रकार के कवि रहे हैं धूमिल जी। हिंदी के कालजयी कवि धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल, इनको क्या कहा जाता है? हिंदी का कालजयी कवि कहा जाता है। हिंदी साहित्य की सठोत्तरी कविता के शलाका पुरुष स्वर्गीय सुदामा पांडे धूमिल अपने वागी तेवर, समग्र ऊष्मा के सहारे संबोधन की मुद्रा में ललकारते दिखते हैं, ठीक। उनका तेवर कैसा था? वागी था, ठीक। वो समाज के उन ऊंचे तबके से, उन शोषित वर्गों से लड़ भिड़ने को तैयार रहते थे, इसलिए उन्हें बागी कहा गया। बागी तेवर समग्र ऊष्मा के सहारे संबोधन की मुद्रा में ललकारते दिखते हैं। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर आप अच्छे से समझ लिए, और जो कविता का नेचर है, जो प्रकृति है कि किन विषयों में वो रचना रचते हैं, अगर इन तथ्यों को आप अच्छे से समझ गए तो कविता समझना आपके लिए बस एक बार पढ़ेंगे और कविता आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आगे कभी आप भूलेंगे भी नहीं। जब भी आप लाइनों को देखेंगे, पंक्तियों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह धूमिल जी की कृति है। आगे बताते हैं, तात्कालीन परिवेश में अनेक काव्य आंदोलन का दौर सक्रिय था। देखिए, किसका आंदोलन था? काव्य आंदोलन, अर्थात काव्य की होड़ लगी हुई थी। कौन किससे ज्यादा अच्छा सुंदर काव्य लिख सकता है,
काव्य आंदोलन का दौर सक्रिय था, परंतु वे किसी के सुर में सुर मिलाने के कायल न थे। ठीक, धूमिल जी किस प्रकृति के थे? वो किसी के सुर में सुर मिलाने के कायल नहीं थे। वह जनतांत्रिक थे, बागी थे, समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे थे, समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें अपना हक दिलाने के लिए क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। उन्हें लड़ना सिखा रहे थे, उन्हें खड़ा होना सिखा रहे थे, क्रांति करना सिखा रहे थे। उन्होंने तमाम ठगे हुए लोगों को जुबान दी। ये प्रत्येक लाइन यहाँ पे महत्वपूर्ण है, प्रत्येक लाइन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने तमाम ठगे हुए लोगों को जुबान दी। ठगा हुआ लोग कौन है? वही जो निचली तबके से आते हैं, नीची जाति से आते हैं या दबे कुचले लोग हैं, जिन पर प्रत्येक जो शोषक वर्ग है प्रत्येक प्रकार से शोषण कर रहे, उनके जो अधिकार है उनको भी क्या कर रहे, वो उनके अधिकार को भी नहीं दे रहे, उनका भी शोषण कर रहे। तो ये एक तो पढ़े लिखे नहीं है और शोषित इतने हो गए कि वो एकदम से ठगे हुए से बेजुबान से प्रतीत हो रहे हैं। कालांतर में यही बुलंद खनकदार आवाज का कभी जन जन की जुबान पर छा गया। उनका जन्म 9 नवंबर 1936 को बनारस के खेवली गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ? खेवली गांव में हुआ 9 नवंबर 1936 को। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की प्राथमिक पाठशाला में पूरी हुई। तो प्रत्येक कभी इस प्रकृति का नहीं होता है, प्रत्येक कभी ऐसी विचारधारा सोच नहीं रख पाता है। कुछ कभी होते हैं जो अपना ही नाम बनाना चाहते हैं कि समाज में मेरा नाम हो, मेरा कोई स्थान हो, मुझे लोग जाने अपने कृतियों की वजह से। उन कृतियों में वह किसी भी प्रकार की रचना को अलंकृत करके लिख सकते हैं, लेकिन धूमिल जी की ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी। जो धूमिल थे, वो जो लेखक थे, वो समाज को जगाना चाहते थे, समाज को विकास के रास्ते में लेके जाना चाहते थे। उस समय में तात्कालीन परिस्थिति में जो समाज की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति थी, उनको बदलना चाहते थे। अमीरी गरीबी का जो खाई है उन्हें पाटना चाहते थे। उन्होंने हर हुआ के कुर्मी क्षत्रिय इंटर कॉलेज से सन 1953 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए बनारस पहुंचे, मगर अर्थाभाव के चलते उसे जारी न रख सके। फिर क्या, आजीविका की तलाश में वह काशी से कलकत्ता तक भटकते रहे। नौकरी भी मिली तो लाभ कम, मानसिक यंत्रणा ज्यादा। देखिए, उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। यहाँ पे उन्हें अपनी पढ़ाई इंटरमीडिएट के बाद छोड़नी पड़ी। तो इससे यहाँ समझ में आता है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, उन्हें पढ़ाई छोड़ के नौकरी करनी पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी उन्हीं वर्ग से आए हुए थे, उन्हें नीची दबे कुचले शोषित वर्ग से आए हुए थे। तभी उनके मन में शोषक वर्ग के प्रति जो रोष था, क्रोध था, वह कविता के माध्यम से हमें देखने को मिला, कविता के माध्यम से हमारे सामने आया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी और क्या किया, आगे चलकर आजीविका चलाने के लिए नौकरी के लिए कलकत्ता चले गए। और कलकत्ता में जाके उन्होंने मजदूरी की 1 साल तक। ठीक, उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया। अंततः ब्रेन ट्यूमर बनकर मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, यहाँ पे लेखक को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और 39 वर्ष की आयु में धूमिल की मृत्यु हो गई। कवि धूमिल ने सबसे पहली रचना कक्षा 7 में लिखी। यहाँ जो लेखक है, यहाँ बहुत ही अच्छी मानसिकता वाले और कम उम्र में, एक होता है कि जन्म से बच्चा ऐसी कुछ गुण लेके आता है, ऐसी कुछ प्रवृत्ति लेके आता है कि वो बचपन में ही बच्चे के भीतर दिखने लग जाता है कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनने वाला। वैसी प्रकृति धूमिल के भीतर भी दिखाई दी। कक्षा 7 की कक्षा में इन्होंने अपनी रचना लिखी, प्रथम रचना। उनकी आरंभिक रचना गीत के रूप में सामने आई। किस रूप में सामने आई? गीत के रूप में। बांसुरी जल गई उनके फुटकल शुरुआती गीतों का संकलन है। देखिए, बांसुरी जल गई एक फुटकल शुरुआती गीतों का संकलन है। किसका? धूमिल का। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर परीक्षा में पूछा जाए कि बांसुरी जल गई जो कविताओं का संकलन है, किसका है? तो धूमिल का है। जो आज उपलब्ध नहीं है, उनकी 2 कहानियां। कौन कौन सी कहानियां? फिर भी वह जिंदा है। यहाँ एक कहानी का नाम है फिर भी वह जिंदा है और कुसुम दीदी। फिर भी वह जिंदा है और कुसुम दीदी उनकी मृत्यु के उपरांत 1984 में प्रकाशित हुई। ठीक, वैसे उनकी अक्षय कृति के आधार पर संसद से सड़क तक कविता संग्रह जो सन 1971 में प्रकाश में आई, उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है वह कौन सी मानी गई है? संसद से सड़क तक उनकी कविता संग्रह है, उसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भय, भूख, अकाल, सत्ता लोलुपता,
अकर्मण्यता, अंतहीन भटकाव को रेखांकित करती आक्रामकता से भरपूर इस संग्रह की सभी कविताएं अपने आप में बेजोड़ है। कौन सी संग्रह की? संसद से सड़क तक। यह जो संग्रह है इसमें प्रत्येक कविता अपने आप में बेजोड़ है, अतुलनीय है। और उसमें प्रत्येक कविता में आपको क्या देखने को मिलेगा? भय, भूख, अकाल, सत्ता लोलुपता, अकर्मण्यता, अंतर्हित भटकाव को रेखांकित करते हैं। अर्थात उस समय की जो तात्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति थी, स्थिति थी, उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा, अच्छे से देखा, परखा और अपने कविताओं में उन्हें यथावत उकेरा। 25 कविताओं के इस संग्रह में लगभग सभी रचनाएं तात्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य की गहराई से परिचय कराती हैं। इस संदर्भ में कवि की समूची राजनीतिक समझ प्रखरता से उभरी है, क्योंकि उनकी कविताओं में देहात और शहर, कवि कर्म और राजनीतिक आस्था और अनास्था, सामाजिक और असामाजिकता, अहिंसा, हिंसा, ईमानदारी और बेईमानी, जिजीविषा और निराशा आदि प्रायः सभी मानव जीवन के सभ्य असभ्य अंगों का चित्रण हुआ है। जो उस समय में राजनीतिक परिस्थिति थी, कवि कर्म चल रहा था, आस्था अनास्था, सामाजिक असामाजिक परिस्थितियां थी, हिंसा अहिंसा चल रहा था, ईमानदारी और बेईमानी थी समाज में, जिजीविषा थी, निराशा था। इन सभी चीजों का क्या हुआ? उनकी कविताओं में चित्रण हुआ है। आगे अकाल दर्शन शीर्षक कविता में कवि प्रश्न करता है, भूख कौन उपजाता है। यहाँ जो हम कविता आगे पढ़ने वाले हैं, ये जो अकाल दर्शन कविता है, इसमें कवि समाज से प्रश्न कर रहे हैं, उच्च वर्ग से प्रश्न कर रहे हैं, शासक वर्ग से प्रश्न कर रहे हैं कि भूख कौन उपजाता है। चतुर आदमी जवाब नहीं दिया। चतुर आदमी कौन है? कविता में है, उन्होंने उनका नाम नहीं बताया। चतुर आदमी ने जवाब दिए बगैर बेतहाशा बढ़ती आबादी की ओर इशारा करते हैं। कभी इस कविता के मार्फत उन लोगों को तलाशते हैं जो देश के जंगल में भेड़ियों की तरह लोगों को खा रहे हैं। देश के जंगल में भेड़ियों की तरह लोगों को खा रहे हैं। अब यह भेड़िया किसे कहा गया है, आप बताइए। और शोषित उन्हीं की जय जयकार कर रहे हैं। देखिए, जो शोषित है वो उनकी जय जयकार कर रहे हैं। कौन? जो भेड़ियों की तरह लोगों को खा रहे था, जो शोषक वर्ग है, जो सत्ताधारी वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो राजनीति में अपने सक्रिय रूप से भागीदार लोग हैं, जो अपने सशक्त आर्थिक रूप से सशक्त वर्ग है, यहाँ सब भेड़ियों की तरह लोगों को खा रहे हैं। और जो शोषित वर्ग है, उन्हें तो कुछ को पता ही नहीं कि उनका शोषण हो रहा है। उनको पता है, कुछ को पता है, लेकिन वह क्या कर रहे हैं? अपना मुंह नहीं खोल पा रहे, बेजुबान से हो गए, अपनी परिस्थिति से लड़ते लड़ते थक गए हैं और वो चुपचाप शोषित होते जा रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते जा रहे हैं। तो इसी को यहाँ पे लेखक ने बताया कि शोषित वर्ग उन्हीं की जय जयकार कर रहे हैं। एक दूसरी जोरदार कविता मित्र कवि राजकमल चौधरी के लिए लिखा देश का नग्न यथार्थ प्रस्तुत है। यह देश का नग्न यथार्थ किसने? राजकमल जी के बारे में बताया जा रहा है। इन्होंने लिखा है, धूमिल ने राजकमल की हिम्मत के प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त करते हुए लिखा, वह ऐसा आदमी था जिसका मरना कविता से बाहर नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि धूमिल ने राजकमल के विषय में कहा कि वह ऐसा आदमी था जिसका मरना कविता से बाहर नहीं है। जो यहाँ राजकमल, यहाँ भी धूमिल की तरह ही उग्र तेवर वाले थे और समाज में जो हिंसा हो रही थी, जो अत्याचार हो रहा था, जो असामाजिक तत्व थे, जो शासक वर्ग थे, उन पर ये भी तंज कस रहे थे। इस कृति की सर्वाधिक चर्चित व असरदार रचना मोचीराम है। ठीक, यहाँ जो संसद से सड़क तक कविता संग्रह है, सबसे इसमें महत्वपूर्ण रचना मोचीराम को माना गया है। मोचीराम कविता भी हमने पढ़ा हुआ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा सुंदर कविता। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस कविता को धूमिल की प्रतिनिधि कविता माना गया है। किसे? मोचीराम को। मोचीराम को धूमिल की प्रतिनिधि कवि माना गया है। जन पक्षधरता के हिमायती कवि ने प्रतीक व बिंबों के माध्यम से इसे जन जन से जोड़ा। किसे? मोचीराम कविता को। मोचीराम कविता की यहाँ पंक्ति है, मेरी निगाह में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। मोचीराम के भीतर एक सजग समाजवेता बैठा है जो महसूस करता है कि जीने के लिए सार्थक उद्देश्य व तर्क होना चाहिए। वह जिंदगी को किताब से नापने का कायल नहीं है। जो यहाँ मोचीराम कविता है, यह
इसमें बताया गया है कि जीवन को जमीनी तौर पे जीना चाहिए, यथार्थ में जीना चाहिए, जो स्थिति है उनके हिसाब से जीना चाहिए, ना कि किताबी हिसाब से जीना चाहिए, किताबी लाइनों शब्दों के माध्यम से नहीं जीना चाहिए। आगे यहाँ पे बताते हैं कि भाषा की रात भी इस संग्रह की एक प्रखर कविता है। कौन सी? भाषा की रात। ठीक, यह एक कविता है, इस संग्रह की एक प्रखर कविता है। इसमें कवि उन चतुर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो तलवार को कलम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या कर रहे? जो तलवार को कलम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनकी उदारता में अवसरवादी की गंध है। उनकी उदारता में क्या है? अवसरवादिता की गंध है। इसी बहाने वे पूर्व एवं दक्षिण में भाषाई स्तर पर पड़ी दरारों को भी उद्घाटित करते हैं। जो भाषाई दरारें हैं उनको उद्घाटित कर रहे हैं कौन? एक कवि वर्ग को यहाँ पे लेखक ने कहा है कि तलवार को कलम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा भी वर्ग है, लेखक वर्ग है, कवि वर्ग है, जो क्या कर रहे? सत्ता लोलुप के पक्ष में रचना लिख रहे हैं, उनके कहे अनुसार या फिर उनके ही इशारों पे रचना रच रहे हैं। उनको भाषा की रात कविता में आड़े हाथ लिया लेखक ने और कहा कि इसी बहाने में वे पूर्व एवं दक्षिण में भाषाई स्तर पर, जो पूर्व का भारत का जो पूर्वी हिस्सा है और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, दोनों में भाषाई अंतर है, तो भाषाई स्तर पर पड़ी दरार को भी उद्घाटित कर रहे हैं। अर्थात लोगों में एक बता सकते हैं कि लोगों के बीच में एक मनमुटाव पैदा कर रहे हैं। चंद चालाक लोगों ने, चंद चालाक लोग यहाँ पे किसे कहा गया है? सत्ताधारी लोगों को कहा गया, पूंजीपति लोगों को कहा गया, शोषक वर्ग को कहा गया, उच्च तबके पर बैठे हुए लोगों को कहा गया। चालाक लोगों ने बुद्धिजीवी वर्ग को भी कहा गया यहाँ पे, है ना। तो बहस के लिए भूख की जगह भाषा को रख दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहस के लिए भूख की जगह। भारत में आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या भूखमरी की रही। लोग भूखे मर रहे थे, काम नहीं था, शोषित थे, लेकिन उस समय भी सत्ता के पक्ष में रहकर, सत्ता के इशारों पर नाचते हुए, पूंजीपतियों के इशारों पर नाचते हुए, बुद्धिजीवी के इशारों पर नाचते कवि वर्ग ने क्या किया? भूख के स्थान पे भाषा को रख दिया और लोगों के बीच में फिर से एक नया लड़ाई, एक नया मनमुटाव, एक नया झगड़ा, एक नया दंगा उनके मन में भर दिया। फिर वो लोग क्या हो गए? गुमराह हो गए। वो अपना यहाँ भूल गए कि वह भूखे हैं, वह इन बातों में उलझ गए कि कौन सी भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस भाषा को बोलना चाहिए, कौन सी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा अच्छे हैं। तो इस प्रकार की उलझनों में डाल दिए बुद्धिजीवी वर्ग, ताकि शोषित वर्ग है वो संगठित होकर क्रांति न कर सके। धूमिल की अधिकांश कविताओं में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर मिल जाते हैं, जैसे जंगल, भूख, विदेशी मुद्रा, अमीन, लाल हरी झंडियां, फाइलें, विज्ञापन, वारंट आदि। ये सीधे तौर पर कवि की राजनीतिक सामाजिक विमर्श की ओर संकेत करते हैं। धूमिल अपने परिवेश और जटिल परिस्थितियों के प्रति अत्यंत सक्रिय है। धूमिल अपने परिवेश और जटिल परिस्थितियों के प्रति अत्यंत सक्रिय है। वे कविता के शाश्वत मूल्यों की तलाश करते हैं। तो यहाँ तक हमने कवि के विषय में और कवि के द्वारा लिखे गए कविता के विषय में बहुत अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी ले ली है। तो अब मुझे लगता है कि आप कवि को भी जानने लग गए हैं कि वह किस प्रकृति के थे और किस प्रकार की रचनाएं लिखते थे, और साथ ही साथ आप कविता को भी समझने लग गए कि आगे जो कविता आने वाला है वह किस प्रकार की होगी, कविता की प्रवृत्ति क्या होगी। सारांश हमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो अब कविता की तरफ बढ़ते हैं। यह जो अकाल दर्शन कविता है संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संग्रहित है, और कब संग्रहित किया गया? 1972 में संग्रहित किया गया है। तो पढ़ते हैं। कभी यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे समाज से, लोगों से, उच्च वर्ग से, बुद्धिजीवी वर्ग से। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घासों के सट्टी पे छोड़ आता है। ठीक, यहाँ पे लेखक प्रश्न पूछ रहे कि भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा यहाँ पे किससे की जा रही है? वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। अगली पंक्ति देखते हैं। उस चालाक आदमी ने, कविता में एक चालाक आदमी का वर्णन कवि ने किया है, और उसका नाम नहीं बताया, किस क्षेत्र से वह जुड़ा है यहाँ नहीं बताया, मगर आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि वह जो चालाक आदमी है बुद्धिजीवी वर्ग से है, शोषित वर्ग से है। उस चालाक आदमी ने मेरी बातों का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में
बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। ठीक, यहाँ पे इसमें कवि प्रश्न कर रहे हैं कि भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है या वह घृणा जो घासों आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आता है। लेकिन उस चालाक आदमी ने मेरी बातों का उत्तर नहीं दिया। उसने गली और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने उसका हाथ अर्थात उस चालाक आदमी का, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिन की बरकत है। बच्चे क्या है? बेकारी के दिन की बरकत है। इससे वे भी सहमत है जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने देते हैं, रसद देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कवि प्रश्न पूछ रहे हैं सबसे, समाज में जो ऊंचा वर्ग नीचा वर्ग सबसे पूछ रहे हैं कि बच्चा जो समाज में एक खाई बनी हुई है अमीरी गरीबी का, उसमें अधिक बच्चे होना भी एक क्या है, उस खाई को और बढ़ाता है, क्योंकि घर में जितने सदस्य ज्यादा होंगे उनकी भरण पोषण करना, पालन करना उतना ही खर्चा होगा, उतना ही ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन कमाने वाला एक आदमी होगा और बच्चे 4 5 6 होंगे, 7 होंगे मान के चलिए, तो फिर उस घर की स्थिति क्या होगी, उस घर की आर्थिक स्थिति क्या होगी, तो उनका फिर शोषण होगा ही होगा। ऊंचे तबके के लोग उनका शोषण करेंगे। तो यही लेखक समझा रहे हैं कि जो यहाँ बाढ़ की तरफ फैले बच्चे हैं, इनको वो बता रहे हैं कि ये बच्चे ही हमारी गरीबी का कारण है। बच्चे भी गरीबी का कारण बच्चे हो, लेकिन एक लिमिट मात्रा में हो, एक सीमित मात्रा में हो। लेकिन यहाँ पे जो वर्ग है वो क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोल रहे हैं कि बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। इसमें वे भी सहमत है जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। उस समय की जो स्थिति रही है उसे बिल्कुल साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लेखक ने उकेरा हुआ है। लेकिन यही वे भूलते हैं। देखिए यहाँ पे उस तबके को बोला जा रहा है कि लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। मगर इस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्द से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। फिर उस चालाक आदमी ने क्या किया? जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया, अर्थात चला गया। मैंने खुद को समझाया, या उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है, न मौसम बदल रहा है, लोग बिलबिला रहे हैं। ठीक, पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो देखिए उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों को समझाया गया है कि लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों के छाल भी खा रहे अपनी भूख को शांत करने के लिए। और जो आजादी के नाम पे, आजादी और गांधी के नाम पे चल रहा था, वो सब चीजें तो गलत है, मगर उससे भूख नहीं मिट रहा, ना चीजें बदल रही। गांधी के नाम पे लोग वोट रहे, जीत रहे हैं, मगर उससे भूख नहीं मिट रही है। आगे जलसों जुलसों में भीड़ पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं। जलसों में क्या कर रहे? भीड़ पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रही है, अकाल को सोहर की तरह गा रही है। जो अकाल है, जो समाज की स्थिति है, दुर्दशा है, उसे क्या करे? सोहर की तरह, सोहर एक गीत होता है, लोकगीत, सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुछ लोग हैं, उनके चेहरे पर कोई चेतावनी नहीं है। आगे बता रहे हैं, मैंने जब उनसे कहा कि देश शासन और राशन, मैंने जब उनसे कहा कि देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया। यहाँ पे जब देश के शासन से राशन की बात की गई तो उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर
उंगली रखने से मना करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्सर ये मुझे अपराध की जो असली मुकाम है, अर्थात जो समाज में परिस्थिति चल रही है उसका जो एक मेन कारण है, मुख्य कारण है कि इस वजह से समाज की स्थिति हो रही है, परिस्थिति हो रही है, वहां पे हाथ रखने से मना कर रहे, उंगली रखने से मना कर रहे, जिसका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया, जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया। आगे वे इस जंगल की सराहना करते हैं। अब आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया। यहाँ पे भेड़िया कौन है? हमने पहले भी बताया कि भेड़िया यहाँ पे शासक वर्ग को, बुद्धिजीवी वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को कहा गया है। लेकिन क्या हो रहा है, फिर भी वे जंगल की सराहना कर रहे हैं। कौन? शोषित वर्ग। भारतवर्ष नदियों का देश है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतवर्ष नदियों का देश है, बेशक यहाँ ख्याल ही उनका हत्यारा है। यहाँ दूसरी बात है कि इस बार इन्हें पानी ने मारा है। यहाँ दूसरी बात है कि इस बार इन्हें पानी ने मारा है। मगर बे है कि असलियत नहीं समझते, मगर बे है कि असलियत नहीं समझते, अनजान में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते। उस आदमी की नीयत जो बुरी नीयत से समाज को शोषण कर रहा है। ठीक है, शोषक वर्ग को यहाँ पे उनकी ओर इशारा करके कहा जा रहा है कि मगर वे है कि उनकी असलियत नहीं जानते, अनजाने में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते, जो पूरे समुदाय से अपनी गिज्जा वसूल कर रहे हैं। ठीक, गिज्जा यहाँ पे कर बोल सकते हो आप, जो पूरे समुदाय से अपना गिज्जा वसूल करता है, कभी गाय से कभी हाथ से। आगे, यहाँ सब कैसे होता है मैं उसे समझता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि यहाँ सब कैसे होता है मैं उसे समझता हूँ, मैं उन्हें समझता हूँ। यहाँ कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है, यहाँ कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गई, उसी उम्र में मेरी पड़ोसी की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। तो मेरी माँ की उम्र चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, मतलब यहाँ पे गरीब तबके, निचले तबके, दबे कुचले तबके लोगों के चेहरे की बात हो रही कि उनके चेहरे पे जिस उम्र में झुर्रियाँ पड़ जाती है, चिंता से, काम से, मेहनत से शिकंज पड़ जाती है, उसी उम्र में जो पूंजीपति, यहाँ पे पड़ोसी महिला कौन है? पूंजीपति वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, शोषक वर्ग, उनकी घर की महिलाओं अर्थात उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो बिल्कुल भी सुडौल बनी रहती है, वे स्वस्थ रहते हैं, उनके शरीर पर किसी प्रकार का, माथे पे शिकंज नहीं होता है, चेहरे पर चिंता का भाव नहीं होता है, मेरी प्रेमिका के चेहरे जैसा लोच है। ले चुपचाप सुनते हैं, ले चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं, बता रहे हैं कि जो शोषक वर्ग है वे चुपचाप है, उनकी आंखों में विरक्ति है या पछतावा है या संकोच है, कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उनके माथे पे चिंताओं की इतनी लकीरें हैं, चेहरे पे इतनी झुर्रियां है, जीवन में इतना दुख है, इतना परेशान है, वो लोग समझ ही नहीं आता कि उनके चेहरे पे कौन कौन से भाव एक ही पल में, एक ही समय में उभर कर आ रहे हैं। आगे कि तटस्थ है और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। लेखक कह रहे हैं कि इस देश में एकता युद्ध की अकाल की पूंजी दया है। क्रांति, यहाँ पे लेखक क्रांति की बात की। क्रांति यहाँ के असंगत लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। क्रांति यहाँ के असंगत लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। जूझी यहाँ पे महत्वपूर्ण, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण वस्तु भी हो सकती है। जूझी का अर्थ सबसे महत्वपूर्ण वस्तु से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कविता है यह समाप्त हो गया है। हमने साथ ही महत्वपूर्ण तथ्यों की भी पढ़ा है। हमने कविता के प्रत्येक लाइन को व्याख्या के साथ नहीं पढ़ा है, लेकिन जब हम सारा कविता एक ही साथ पढ़ रहे हैं तो हमें कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ कविता किस विषय में, किन वर्गों को यहाँ पे निशाना बनाया गया, किस वर्गों का कोई साथ लेखक खड़े हैं और किन किन वर्गों को आगे बढ़ने के लिए लेखक कह रहे हैं। तो ये सारी बातें हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए तथ्य नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।